नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें जेल प्रहरी, जैसे कि आपको पता ही है कि जेल प्रहरी का एडमिट कार्ड आ गया है और एग्ज़ाम में अब काफ़ी कम समय बचा है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का, जिनका उद्देश्य है इस बार, टारगेट है इस बार जेल प्रहरी का पेपर निकालना, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। क्योंकि देखो, अब जो हमारे पास टाइम है उसमें हमें केवल रिवीजन करना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना। क्योंकि ये रिवीजन का समय, अब ये पढ़ने का समय हमारे पास इतना रहा नहीं है। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे होंगे या जिन्हें आइडिया नहीं भी होगा। तो ये छोटी सी वीडियो केवल इसी के ऊपर मैंने इसलिए बनाई है। पेपर कितने नंबर का होगा, तो इसके पहले कि आप क्लासेस देखोगे या प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि पेपर कितने नंबर का है। हालांकि भाई पेपर देने जा रहे हो तो इतना तो जानकारी हो ही गई होगी। पेपर आपका 100 मार्क का होगा। कितने सब्जेक्ट आने हैं, तो 5 सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके और जीएस। ये 5 सब्जेक्ट आपके पेपर में आते हैं, जेल प्रहरी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। कितने नंबर के आएंगे, तो भाई 100 नंबर का पेपर है, 5 सब्जेक्ट आने हैं, यानी हर सब्जेक्ट 20-20 नंबर का आएगा। यानी आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना होगा। अच्छा स्कोर क्यों करना होगा, क्योंकि पोस्ट काफ़ी कम है। पोस्ट काफ़ी कम है, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेकर आने हैं। 20 में से आपको कम से कम 18 नंबर लेकर आना ही है। अब आप सोचोगे अरे मैडम क्या बोल दिया, 20 में से 18 हर सब्जेक्ट में लाएंगे तो हम टॉप ना कर लेंगे। भैया देखो, पेपर निकालना है तो आपको इसी तरह से नंबर लाने पड़ेंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इस बार बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगा। ठीक है, तो जिसने मेहनत की है, जिसने पढ़ाई करी है, पेपर उसी का निकलेगा। अब मैं बात करती हूँ, आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो हिंदी सब्जेक्ट पर बनाई है कि यदि आपने तैयारी करी है या आपने इतने दिन से जो पढ़ा है, अब उसमें से ऐसा हो सकता है कोई टॉपिक छूट गया हो। जैसे मैं प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करूँ तो कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पर लिए हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आप पढ़े हो हिंदी तो आप इन टॉपिक्स को भी ज़रूर कवर करिएगा यदि ये टॉपिक छूट गए हैं, है ना। सबसे पहले मैं बात करूँ वर्णमाला की। हिंदी का सबसे बेसिक टॉपिक, जब भी हम हिंदी स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। यदि आपको वर्णों के बारे में जानकारी मिलेगी तो ही तो आप हिंदी को पूरा समझ सकोगे। वर्णों के बारे में जानकारी, शब्दों के बारे में जानकारी और उसके मेल से जो मिली है, उसके मेल से जो पूरी वर्णमाला बनी है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वर्णमाला के टॉपिक में, इस टॉपिक में मिलने वाली है। ठीक है, हिंदी के इस टॉपिक में मिलेगी। इसके अलावा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो भाई हमारी जो वर्णमाला है ये 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक तो स्वर से और दूसरा व्यंजन से। तो इसमें हमें स्वर को डिटेल में पढ़ना पड़ता है और उसी प्रकार व्यंजन को भी उतने ही डिटेल में पढ़ना होता है। और प्रश्न भी यहीं से पूछ लिए जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर कौन कौन से होते हैं, कहाँ तक होते हैं, अम और आह को क्या कहते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इसमें स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। किसी भी प्रकार से, है ना, किसी भी प्रकार से ये प्रश्न बन सकता है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये एक वर्णमाला का टॉपिक मैंने बताया है। पूरी हिंदी कितने नंबर की आएगी, तो 20 नंबर की आएगी। वर्णमाला से 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आओ, अब दूसरे नंबर पर क्या है, संधि। देखो, जेल प्रहरी का एग्जाम, और अभी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन कांस्टेबल का भी आया है, एमपी कांस्टेबल का भी आया है। हालांकि उसमें हिंदी नहीं आती है, लेकिन अब मैं हमेशा से यही बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स से, जब भी आप तैयारी करो तो देखो, व्यापम के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन रहते हैं। जैसे मैथ्स कॉमन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है व्यापम की। रीजनिंग कॉमन है, उसी प्रकार जीके जीएस हो गया। हिंदी भी काफ़ी सारे एग्जाम में कॉमन ही है, आती ही है, बस कांस्टेबल में नहीं आती है ना। तो मैं बस आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो व्यापम की, ठीक है, तो आप अपने सारे ही सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पूछा जाएगा और पेपर निकालना है तो आपको सारे ही सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो आप 4 सब्जेक्ट पूरा पढ़ के चले जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 4 सब्जेक्ट पूरा पढ़ के भी चले जाओ तो आपके पूरे 80 नंबर आ जाए, संभव ही नहीं है। और 80 नंबर में भी इस बार आपका सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि पोस्ट काफ़ी कम
है ना, अच्छा स्कोर करना है तो हमें मेहनत करनी होगी। तो वर्णमाला टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे ये मैंने आपको बता दिया है। यदि आप में से किसी ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हो तो भाई ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट है संधि, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये संधि का, क्योंकि संधि से भी प्रश्न बनते हैं। इसमें शब्द दे दिया जाता है पहचानने को, और शब्द की पहचान कर कर हमें बताना रहता है कि उसमें कौन सी संधि है। इसके अलावा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसी शब्द का निम्न में से कौन सा विच्छेद, जैसे उन्होंने कोई शब्द दे दिया, जैसे उन्होंने बोला महेंद्र, तो भैया ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि महेंद्र का सही विच्छेद क्या होगा। तो इसका विच्छेद होता है महाधन इंद्र। ऐसे करके आपको ऑप्शंस मिलेंगे और प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे। संधि से 2 से 3 नंबर का प्रश्न जेल प्रहरी की परीक्षा में पूछा जाता है ना। संधि से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, तो 2 से 3 नंबर का प्रश्न तो आता ही है। नेक्स्ट आ जाओ समास की तरफ। समास टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, तो 2 से 3 नंबर के प्रश्न यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूँ जैसे समास शब्द की, तो यहाँ पर शब्दों का मेल होता है। जैसे संधि की बात करूँ तो वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में किसका मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। तो यहाँ पर एक शब्द दे दिया जाता है और उसमें हमें समास की पहचान करनी होती है कि इसमें कौन सा समास है, क्योंकि समास 6 प्रकार के होते हैं, है ना। सबकी अपनी अलग अलग पहचान होती है। तो कई बार शब्द को देखकर समास पहचानना होता है, तो कई बार क्या रहता है, शब्द दिया रहता है और उसका विग्रह पहचानना होता है, उसका सही विग्रह करना होता है। तो कुछ इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो किसी भी प्रकार के घुमा के पूछे जा सकते हैं, संधि और समास दोनों में। क्लियर है सभी को इतना। बस मैं आज की क्लास में आपको यही बताने जा रही हूँ कि समय बहुत कम बचा है आपके पास। ये जो मैं सारे टॉपिक बता रही हूँ ये जेल प्रहरी में पूछे ही जाते हैं। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के ही जाना है। यदि इनमें से कोई भी टॉपिक छूट गया है तो अगर आपको पेपर निकालना है तो आप वो टॉपिक भी ज़रूर कवर करके जाओ, क्योंकि एडमिट कार्ड आ गए हैं और पेपर अभी बिल्कुल सर पर है। ठीक है, तो रस के टॉपिक के पर आते हैं। अब हम 4th नंबर पर देखिएगा रस का टॉपिक। इससे भी 2 से 3 नंबर का प्रश्न आता है। अब रस से रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, रसों की संख्या कितनी है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। ऐसे करके काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, है ना। अब रसों के प्रकार की बात करें कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो पूरे प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ना रहता है। जैसे मैंने बोला एक रस का नाम है श्रृंगार रस, तो प्रश्न कुछ ये भी पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो हर रस के अपने अलग अलग स्थायी भाव होते हैं, तो हमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। तो भैया इसका स्थायी भाव होता है रति, जिसे कहते हैं प्रेम। ठीक है, स्थायी भाव के अलावा प्रश्न उदाहरण से भी पूछा जाता है, उदाहरण दे दिया जाता है। और जो रस होते हैं, रस की पहचान करनी होती है उदाहरण को पढ़कर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आता है किस टॉपिक में, रस के टॉपिक में। तो 4 टॉपिक अभी क्लियर हो गए होंगे आपको, वर्णमाला, संधि, समास, रस। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वीडियो पूरा एंड तक देखना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो 4 टॉपिक मैंने आपको बता दिया, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। 5वें नंबर पर देखो अलंकार। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं भैया जो घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं कि अरे अलंकार से क्वेश्चन आया। ऐसा नहीं है, अलंकार से प्रश्न डिफिकल्ट आता ही है ना। हमेशा ऐसा होता है कि व्यापक कुछ नया ही उदाहरण देती है और उसमें हमें पहचान करनी होती है। पर यदि आपकी कमांड अच्छी, यदि आप हिंदी की भाषा समझते हो और आपको हिंदी शब्द की और हिंदी के बारे में जानकारी है, हिंदी शब्दों के अलावा हिंदी व्याकरण के बारे में, तो आपसे कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से रस से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से अलंकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अलंकार कितने प्रकार का होता है, शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, उभयालंकार क्या होता है, शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, जैसे प्रश्न पूछा जाता है यमक अलंकार कौन सा अलंकार है, ये किसके अंतर्गत आता है, शब्दा के, अर्था के, उभया के। तो ऐसे करके काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर भी बनते हैं। इसके अलावा उदाहरण भी इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है उपसर्ग प्रत्यय। तो उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये बचपन का पढ़ा हुआ टॉपिक है, कुछ अलग कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं करा रही हूँ, मैं आपको बचपन से जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसके बारे में बता रही हूँ। अब उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो है ये शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है ना। अब शब्द के आगे यदि कोई कुछ चीज़ लग रही है और शब्द के पीछे लग रही है तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपसे एक बार में बन जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नी जो उपसर्ग है उसमें ना में छोटी की मात्रा आएगी या ना में बड़ी की मात्रा आएगी।
ना में हलंत लगना भी चाहिए या ना में हलंत नहीं लगेगा, ऐसे करके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं आप सभी के मन में। तो उपसर्ग का टॉपिक भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जितने भी डाउट वाले टॉपिक हैं उससे 1 से 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको घर पर पढ़ने पड़ेंगे, जो आपको खुद से ही पढ़ने होंगे। इससे पहले जब मैं अभी क्लासेस लेती थी, अभी जैसे कुछ दिन अभी मैंने क्लासेस नहीं ली किसी कारणवश, पर मैं पहले कंटिन्यू लेती थी, तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको क्लास में ही पढ़ाई जाए, कुछ चीज़ें आपको सेल्फ भी पढ़नी होगी, खुद से भी पढ़नी होगी। अब जैसे विलोम शब्द है, तो इसकी क्लास जैसे मैं लेती भी हूँ, तो मैं इसमें आपको कैसे विलोम शब्द रटवाऊंगी क्या क्लास में, या मैं बोल बोल के आपको पढ़ाऊंगी? ये तो आपको खुद से पढ़ना होगा ना। अब सरकारी नौकरी भी चाहिए, मेहनत भी नहीं करनी है, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। आपको पढ़ना ही पड़ेगा और ये खुद से पढ़ना है। मैं हमेशा बोलती थी स्टार्टिंग में कि आप ना धीरे धीरे करके डेली 10 से 15 विलोम शब्द याद किया करो। डेली डेली पढ़ोगे, ऐसे करके एग्जाम तक, परीक्षा तक आपके काफ़ी सारे विलोम शब्द याद हो जाएंगे। सेम यही चीज़ मैं पर्यायवाची के बारे में भी बोलती थी, क्योंकि दोनों से ही 2 से 3 नंबर का प्रश्न आता ही है ना। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे, इनको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर की बुक अपने पास रखो, मोबाइल से मत पढ़ो, क्योंकि आप सोचो कि पीडीएफ से पढ़ लूँगा मैं प्रीवियस ईयर पेपर, या पीडीएफ से पढ़ लूँगी, तो ये संभव नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है कि हम फ़ोन से चीज़ें पढ़ते हैं, फिर वो नेट ऑन रहता है, तो ऊपर से मैसेज आता है या किसी का कॉल आता है, तो उससे क्या डिस्ट्रैक्शन होती है, और यदि डिस्ट्रैक्शन एक बार हो गई तो दोबारा पढ़ने में मन नहीं लगता। ये आप लोगों की आदत हमेशा से रही है। इसलिए मैं क्या बोलती हूँ, आप एक बुक खरीदो प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें सारे प्रश्न होंगे। आप केवल क्या करोगे, उसमें टिक करते चलोगे, तो आपको आइडिया लगेगा आपसे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है ना। और जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो सही है भी या नहीं है, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उससे इतना ही आइडिया लगेगा। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको पढ़ना है, मुहावरे भी पढ़ना है। अब ये वर्तनी क्या होता है, तो शब्द दिया रहता है, शुद्ध रहता है, उसको शुद्ध रूप में हमें बताना रहता है, शब्दों की वर्तनी वो कहलाती है। ठीक है, इससे भी 1 से 2 नंबर का प्रश्न आता ही है। तो ये वाली स्क्रीन, ये वाली स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें मैंने 11 टॉपिक के बारे में आपको बताया है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, और एग्जाम तक आपको कैसे पढ़ना होगा, ये मैं भी आपको बता रही हूँ। थोड़ा आगे आओ, अब कुछ टॉपिक और है, जैसे यहाँ पर देखो शुद्ध अशुद्ध लिखा है ना। वाक्यों की शुद्धि अशुद्धि से भी प्रश्न आते हैं। वाक्य भेद का टॉपिक हो गया, इसमें वाक्यों के बारे में आपको बताना होता है कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के तत्व कितने होते हैं, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको वाक्य में बतानी होती है। इसके अलावा जैसे वाक्य के प्रकारों की मैं बात करूँ, तो जैसे इसमें जैसे एक वाक्य होता है विधानवाचक वाक्य, एक होता है निषेधवाचक वाक्य, ऐसे करके वाक्य दिए रहते हैं, इससे संबंधित वाक्य रहते हैं, और हमें पहचान करके बतानी होती है कि वाक्य के किस भेद के अंतर्गत आता है। 1 से 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। और देखो इसके अलावा शब्द भेद। शब्द भेद क्या होता है, तो आपने कभी सुना होगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप व्यापम के कोई भी एग्जाम देने जाओ, व्यापम कोई भी परीक्षा देने जाओ, 1 नंबर आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज से मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलता ही है। उसकी पहचान क्या होती है, उसकी ट्रिक क्या होती है, बस ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी भी मैंने क्लास ली है, प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। आप में से जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो भाई इस तरह के वीडियोस अगर आप और भी चाहते हो तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो भी वीडियोस अभी मैं अपलोड कर रही हूँ, जो भी वीडियो आप जो भी क्लासेस देख रहे हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहा है, बहुत तेज़ी से ये दिन निकल रहे हैं, तो समय का काफ़ी अभाव है हमारे पास, इसलिए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, सही डेटा पहुंच सके, तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। बाकी जो वीडियोस हैं आप अपने ग्रुप्स में शेयर किया करो, फ्रेंड्स को शेयर करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो ये 12 टॉपिक हो गए। 13 नंबर पर वाक्य भेद बता दिया, शब्द भेद बता दिया, पत्र पत्रिकाएँ क्या होती हैं ये भी पूछा जाता है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। बाकी हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी भाषा का इतिहास क्या होता है, तो हमारी जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। हिंदी भाषा से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको लेनी है वो हिंदी भाषा के इतिहास में मिलेगी। फिर साहित्य में क्या मिलेगा, तो इसमें कवि हो गए, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई, किस काल में आए थे और उन्होंने उस काल में आके क्या क्या किया था, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ने को मिलेगी,
है ना। इसके अलावा मैंने एक टॉपिक और बताया था ना, प्रशासनिक शब्दावली, याद करो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था प्रशासनिक, बस लिखा था शब्दावली नहीं, पर ये पूरा टॉपिक है प्रशासनिक शब्दावली का। इसमें होता क्या है, ये इंग्लिश में शब्द दिया रहता है जिसका हमें हिंदी में अर्थ बताना होता है। तो इससे भी 1 से 2 नंबर का प्रश्न आता है, और ये केवल जेल प्रहरी में ही नहीं, एसआई में भी पूछा जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हम खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कई बार गलती हो जाती है, और अब गलती का समय नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में बहुत अंतर होता है। इतना तो समझ गए होंगे ना कोरोना काल में, जैसा कि मैं हमेशा बोलती ही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में बहुत अंतर होता है, और कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, मेहनत तो करनी पड़ती है। यदि आप 2 लोग, अगर जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, मान लेते हैं आप में से कोई 2 लोग सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, और आप लोग स्टडी भी करते हो, पेपर किसका निकलेगा? जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, जो पढ़ाई को प्रॉपर टाइम दे रहा है, चीज़ों को समझ कर चल रहा है, वही चीज़ पढ़ रहा है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेस्ट चीज़ें नहीं पढ़ रहा है, तो पेपर हमेशा उसी का निकलता है ना। तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा आपको, तो ही परीक्षा तो ही आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। बाकी ये टॉपिक्स ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, जेल प्रहरी वाले स्टूडेंट्स, ये आपके लिए स्पेशली, है ना। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगी। बाकी कुछ भी आपको बोलना हो, तो यदि कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी शेयर करना ना भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक सभी को।